हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में उत्तराखंड एलटी साइंस 2018 का फुली सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एलटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पेपर हुआ था आपका, ये 21/1/2018 को हुआ था और इस पेपर पे जो समय रखा गया था वो आपका 2 घंटे का समय रखा गया था। और इस पेपर जो मार्क्स थे टोटल वो आपका 100 मार्क्स के थे, यानी कि जो पूरा पेपर के मार्क्स थे वो आपका 100 मार्क्स का हुआ था। जैसा कि आपको पता है, जो एलटी एग्जाम होने वाला है उसका जो पैटर्न है वो भी आपका सेम जो पेपर हुआ था 2018 में साइंस का, वही पैटर्न है आपका एलटी एग्जाम का अभी भी होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और जिससे कि आपको हेल्प भी मिल सके आपके अपकमिंग एलटी के एग्जाम में और सारे डाउट आपको इसमें क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि जो सिलेबस है आपका यूकेसीसी द्वारा जारी किया गया है, उसमें 24 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 23 मार्क्स की जूलॉजी है और 23 मार्क्स की बॉटनी है। और जो 30 मार्क्स हैं वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। साइकोलॉजी का जो पेपर होता है, जैसा कि आपको पता है, सिलेबस में आपने देखा होगा, तो ये आपका पूरा पैटर्न है। तो इस जो ये पूरा पेपर है आपका, इस पूरे पेपर में ये जो पैटर्न है आपको सारा अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरा पेपर है। तो इस पूरे पेपर में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी एलटी साइंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन सीरीज डालते हैं वो आपको आसानी से मिल सके, जिसमें कि सारे क्वेश्चन कठिन और अच्छे रहते हैं, और आपकी जो एलटी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन को एलटी साइंस का जो 2018 का पेपर होता है पूरे सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। एक ए ऑप्शन दे रखा है शिक्षण विधि है, बी ऑप्शन दे रखा है शिक्षण सूत्र है, सी ऑप्शन दे रखा है शिक्षण तकनीकी है, या डी ऑप्शन दे रखा है शिक्षण युक्ति है। तो एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नोन टू अननोन इज ए दे रखा है टीचिंग मेथड, बी ऑप्शन दे रखा है टीचिंग मैगजीन, सी ऑप्शन दे रखा है टीचिंग टेक्निक, डी ऑप्शन दे रखा है टीचिंग डिवाइस। तो इसका बी ऑप्शन में आप टिक करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका क्या है शिक्षण सूत्र है। क्योंकि जो आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सारे क्या होते हैं आपका शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, और आपका सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारे क्या है आपका एक प्रकार के क्या है शिक्षण सूत्र है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण व्यू रचना है। ए ऑप्शन दे रखा है उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना है, बी ऑप्शन दे रखा है शिक्षण की विधि है, या ऑप्शन सी दे रखा है आपका कक्षा में अतिरिक्त क्रिया है, या ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ए प्लान टू अचीव ऑब्जेक्ट्स, बी ऑप्शन दे रखा है मेथड ऑफ टीचिंग, सी ऑप्शन दे रखा है एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन द क्लास, डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दी एबव। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। ये क्या है आपका उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना है, प्लान टू अचीव ऑब्जेक्ट। को ए ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका जो शिक्षण व्यू रचना है। ठीक है, आपका शिक्षण व्यू रचना किसके लिए प्राप्त की जाए, किसके लिए दी जाती है, इसलिए उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। जो आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो व्यक्तित्व गुण होते हैं वो कौन से होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है परंपरावादी होते हैं एवं सामाजिक होते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है शांतिप्रिय होते हैं या एवं एकांतप्रिय होते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है जोशीले एवं क्रोधी होते हैं, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन है, जोशीले एवं क्या होते हैं क्रोधी होते हैं, यानी कि जो एनर्जेटिक एंड एंग्री। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे।
पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ मीजोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स आर। तो आपका देख रहा है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल एंड सोशल, पीस लविंग एंड सॉलिटरी, एनर्जेटिक एंड एंग्री, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दल शिक्षण में दल है। आपका ए ऑप्शन दे रखा है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। सी ऑप्शन दे रखा है अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इन टीम टीचिंग ए टीम ऑफ टीचर्स हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। बी ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। सी ऑप्शन दे रखा है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दी एबव। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, उसके लिए आपका जो दल दिया गया वो उसका काम है। दल शिक्षण में जो दल है, ठीक है, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करने के लिए दिया जाता है, टीचर हु प्रिपेयर द टीचिंग प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट। तो इसका ए ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर में डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इसकी ऑफिशियल की से हमने लिए गए हैं, तो इसलिए आपका किसी भी क्वेश्चन में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। ए ऑप्शन दे रखा है चिंता न होना, बी ऑप्शन दे रखा है अत्यधिक चिंता, सी ऑप्शन दे रखा है सामान्य चिंता, डी ऑप्शन दे रखा है अधिगम। सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं है। द लीवर ऑफ एंजाइटी विच मेक्स स्टूडेंट रिसिपेक्टिव ऑफ लर्निंग इज। ए ऑप्शन दे रखा है नो एंजाइटी, बी ऑप्शन दे रखा है एक्सेसिव एंजाइटी, सी ऑप्शन दे रखा है नॉर्मल एंजाइटी, डी ऑप्शन दे रखा है लर्निंग हैज नो रिलेशनशिप विद एंजाइटी। तो इसका आपको पता है कि आपका जो सामान्य चिंता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे, क्योंकि जो चिंता का जो स्तर है छात्र को सीखने के लिए, यदि बच्चे को जब तक क्या नहीं होगी, आपका चिंता नहीं होगी, तो वो आपका सीखेगा नहीं। तो चिंता भी किस प्रकार की, आपका चिंता न होना, ये तो आपका भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता नहीं होगी तो आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अत्यधिक चिंता होना, ठीक है, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। यदि उसको अत्यधिक चिंता हो जाएगी यानी कि वो डिप्रेशन में जा सकता है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है सामान्य चिंता, यानी कि सामान्य चिंता इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है अधिगम सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यानी कि सी यानी कि नॉर्मल एंजाइटी में आप टिक कर लेंगे, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि को संकेत करता है। ठीक है, तो इसका यस ए ऑप्शन दे रखा है प्रदर्शन, ऑप्शन बी दे रखा है ह्यूरिस्टिक, सी ऑप्शन दे रखा है सामान्य समाधान, या डी ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। इट इज होल हार्टेड पर्पलफुल activity organized in the social environment. This statement indicate towards which teaching method. A ऑप्शन दे रखा है demonstration, B ऑप्शन दे रखा है heuristic, C ऑप्शन दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, D ऑप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट। तो इसका D ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो प्रोजेक्ट क्या आपका विधि है वो आपका क्या करती है, आपका सामाजिक वातावरण में आयोजित किए जाने वाले एक उद्देश्यपूर्ण की क्रियाकलाप के लिए क्या है, शिक्षण विधि की ओर क्या करती है, संकेत करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। 7 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्या प्रावधान था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज प्रोविजन फॉर। ए ऑप्शन दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध करना है, सी ऑप्शन दे रखा है बालक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हुआ था उसमें आपका ये भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आप देखिए 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। तो उसमें ये सभी जो 3 चीजें हैं आपका सभी प्रावधान, ए यानी कि बालक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बालक के लिए शारीरिक एवं मानसिक दंड का जो निषेध है यानी कि दंड उसको देना है,
और बाल अधिकारियों के संरक्षण की जो योजना थी वो की गई थी। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसका कि आपका ए दे रखा ऑप्शन प्रयोजन शैक्षिक हो, ऑप्शन बी दे रखा संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, ऑप्शन सी दे रखा शिक्षा सीखना क्रिया द्वारा हो, ऑप्शन डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी है आपका। इसके लिए यदि यदि आपका जो शिक्षक है वो छात्रों को देता है परियोजना कार्य देता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच असाइनिंग ए प्रोजेक्ट वर्क टू द while assigning, ठीक है, while assigning a project work to the students, a teacher should always keep in mind that it must have ए दे रखा है एजुकेशनल पर्पज, बी ऑप्शन दे रखा है रिलेशन विद द रियल लाइफ सिचुएशन, सी ऑप्शन दे रखा है लर्निंग बाय एक्टिविटी, ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका एट का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो सामूहिक शिक्षण होता है आपका वाइल डूइंग ग्रुप टीचिंग, ठीक है, ग्रुप टीचिंग करते समय आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मेथड यू विल अप्लाई टू सॉल्व इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ ईच स्टूडेंट। ऑप्शन ए दे रखा है लेक्चरर मेथड, ऑप्शन बी दे रखा है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी दे रखा है ट्यूटोरियल, ऑप्शन डी दे रखा है डिमोन्स्ट्रेशन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जो ट्यूटोरियल होता है, यानी कि जो बच्चों को आपका छोटे छोटे समूह में बांटना, तो उसको क्या बोलते हैं आपका अनुवर्ग विधि बोला जाता है। तो इसलिए आपका प्रयोग करेंगे किसमें, आपका सामूहिक शिक्षण करते समय जो आपका छात्रों को हम अगर व्यक्तिगत समस्याओं को क्या करना है आपका समाधान करना है, तो उसके लिए कौन सी विधि करेंगे, आपका अनुवर्ग विधि का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संप्रेषण परीक्षा में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है यह सही है, ऑप्शन बी दे रखा है यह गलत है, ऑप्शन सी दे रखा है यह आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। द बिहेवियर्स ऑफ ए टीचर मे बी फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए दे रखा है इट इज ट्रू, ऑप्शन बी दे रखा है इट इज नॉट ट्रू, ऑप्शन सी दे रखा है इट इज पार्शियली ट्रू, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दी अबव। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे, इट इज ट्रू, यह सही है। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, शाब्दिक से अशाब्दिक तक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा 10th का। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th है, कक्षा कक्षी संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। कक्षा कक्षी संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होती है आपका, वो क्यों आवश्यक होती है। ऑप्शन ए देखा पृष्ठ पोषण हेतु, ऑप्शन बी देखा विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, ऑप्शन सी देखा पाठ पूर्ण करने हेतु, ऑप्शन डी देखा आपका मूल्यांकन हेतु। तो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फॉर व्हाई माइक्रो टीचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। ऑप्शन दे रखा है ए टू गेट फीडबैक, ऑप्शन बी देखा टू डेवलप वेरियस स्किल्स, ऑप्शन सी दे रखा है टू कंप्लीट द लेसन, ऑप्शन डी दे रखा है टू इवेल्यूएट। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टू डेवलप द वेरियस स्किल्स के बारे में हम क्या करते हैं आपका माइक्रो टीचिंग में जानते हैं। आपका जो हम क्या पढ़ती है आपका कक्षा कक्षी में जो संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक होती है। तो इसका बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे 11th का। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ई दे रखा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी दे रखा है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ऑप्शन सी दे रखा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन डी दे रखा है आपका क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का हम क्या करेंगे आपका उसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसका एज ए टीचर इफ यू वांट टू करेक्ट द बैड हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट विच थ्योरी ऑफ लर्निंग यू विल कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग द एक्शन। तो 12th का आपका सी ऑप्शन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी जो कि आपको किसके द्वारा दी गई थी, पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो आप इसका प्रयोग करेंगे किस समय, जब विद्यार्थी की बुरी आदत को क्या करते हैं आपका सुधारते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच एस्पेक्ट ऑफ हिज बिहेवियर्स। ऑप्शन ए दे रखा है कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, बी ऑप्शन दे रखा है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, सी ऑप्शन दे रखा है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, डी ऑप्शन दे रखा है एक्सटर्नल
आस्पेक्ट से है। आपका ए ऑप्शन दे रखा है संज्ञानात्मक पक्षी, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव आस्पेक्ट। बी ऑप्शन दे रखा है गैर संज्ञानात्मक पक्षी, नॉन कॉग्निटिव आस्पेक्ट। सी ऑप्शन दे रखा है बौद्धिक पक्षी यानी कि इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट से। ऑप्शन डी दे रखा है आपका बाह्य पक्षी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो गैर संज्ञानात्मक पक्षी है यानी कि नॉन कॉग्निटिव आस्पेक्ट कहते हैं आपका, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्षी यानी कि जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो कौन दर्शाता है, गैर संज्ञानात्मक पक्षी दर्शाता है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। ऑप्शन ए दे रखा है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना है। ऑप्शन बी दे रखा है विपरीत अर्थ वाले शब्द बताने हैं। ऑप्शन सी दे रखा है समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। द प्रैक्टिकल मेथड to make student understand the meaning of the difficult word is to। A option दे रखा है teach them usage of such words in sentence। B option दे रखा है give their antonyms। C option दे रखा है give their synonyms। D option दे रखा है none of the above। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उन शब्दों को हमने क्या करना है, वाक्यों का प्रयोग करके पढ़ाना है जो आपका जो कठिन शब्द है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन ए दे रखा है अनुक्रिया का सामान्यीकरण। ऑप्शन बी दे रखा है उद्दीपक का सामान्यीकरण। ऑप्शन सी दे रखा है दोनों एवं बी। ऑप्शन डी दे रखा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ए चाइल्ड इज स्केयर्ड व्हेन ही सी ब्लैक डॉग, ब्लैक कैट एंड ब्लैक कोट। दिस कंडीशनिंग इज इन्वॉल्व्ड इन। ए दे रखा है जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स। बी ऑप्शन दे रखा है जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। सी ऑप्शन दे रखा है बोथ एंड बी। ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दी अबव। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक का सामान्यीकरण हो रहा है। यानी कि जो काला रंग है वो क्या दिखा रहा है, उद्दीपन को इसमें दिखा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका अनुबंधन में निहित हो जाएगा वो काला रंग, यानी किसको दिखाएगा, उद्दीपक का सामान्यीकरण। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया है। ए ऑप्शन दे रखा है गुणसूत्र। बी ऑप्शन दे रखा है केंद्रक। सी ऑप्शन दे रखा है जीन्स। ऑप्शन डी दे रखा है में से कोई नहीं। व्हाट इज द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। ए ऑप्शन दे रखा है क्रोमोसोम। बी ऑप्शन न्यूक्लियस। सी ऑप्शन जीन्स। डी ऑप्शन दे रखा है आपका नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जीन्स जो आपका किससे कार्य करते हैं, आनुवंशिक गुणों को संवाह का कार्य करते हैं, ठीक है, वास्तविक संवाह का कार्य करते हैं, ठीक है। माता पिता के लक्षणों के संतानों में दिखाते हैं जो आपका वो क्या कहलाते हैं, जीन्स कहलाते हैं। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर आपका हम चलेंगे, हम चलते हैं आपका हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है साक्षात्कार। ऑप्शन बी दे रखा है मानक संदर्भी परीक्षण। ऑप्शन सी दे रखा है प्रश्नावली। ऑप्शन डी दे रखा है अवलोकन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव संदर्भी जो परीक्षण है आपका वो क्या नहीं है, आपका शैक्षिक मापन की विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं आपका। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ऑप्शन ए दे रखा है समानता का नियम। ऑप्शन बी दे रखा है भिन्नता का नियम। ऑप्शन सी दे रखा है प्रतिगमन का नियम। ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम को समझने के लिए हमको क्या है, तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, समानता के नियम की, भिन्नता के नियम की और प्रतिगमन के नियम की। टू अंडरस्टैंड द हेरिडिटी यू मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, द लॉ ऑफ वेरिएशन, द लॉ ऑफ रिग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका डी ऑप्शन 18 का आप टिक करेंगे, ऑप्शन 18 का डी ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए देखा समस्या का चयन। ऑप्शन बी देखा परिणामों का सामान्यीकरण। ऑप्शन सी देखा क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। ऑप्शन डी देखा समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंतर्गत कौन सी चीजें इसमें से नहीं आती है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है सिलेक्शन द प्रॉब्लम। बी ऑप्शन दे रखा है जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ऑप्शन सी दे रखा है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, प्रिपरेशन प्लान टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है, लेकिन जो जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट है यानी कि बी, यानी कि जो आपका क्या है
परिणामों का सामान्यीकरण, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 19 का ऑप्शन बी में आप टिक कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है समायोजन करना, ऑप्शन बी दे रखा है उन्मुखीकरण करना, ऑप्शन सी दे रखा है संवेगों का विकास करना, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपको बताना है कि आपको इस निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत इसमें से कौन सी चीज नहीं आती है। तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेगों का विकास करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इसका सी ऑप्शन टू डेवलप द इमोशंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप टिक कर लेंगे और 20 का ऑप्शन सी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, श्यामपर पर दिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है श्यामपरता विद्यार्थी की मध्य दूरी, श्यामपरता शिक्षक की मध्य दूरी करेंगे, कक्षा कक्षी की लंबाई करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जब श्यामपट पर हम लिखते हैं, यानी कि while writing on the blackboard out of the following options which will you specially keep in mind to decide about the size of letters, तो हमको क्या करना चाहिए उस समय? श्यामपट पर जो विद्यार्थियों के बीच की दूरी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्यामपट था विद्यार्थी के बीच दूरी। ठीक है, तो यानी कि जो हम पहले जो बैठा विद्यार्थी है और जो अंतिम लाइन में जो बैठा हुआ विद्यार्थी है उसको भी वो अक्षर दिखाई देने चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? आपका श्यामपट था विद्यार्थी के मध्य की दूरी क्या है, यानी कि जो अक्षरों का आकार जो हम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, आपका उसको भी दिखाई देने लायक बनाएंगे। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट, तो ए ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा अवबोध, ऑप्शन बी दे रखा अनुप्रयोग, ऑप्शन सी दे रखा विशेषण, ऑप्शन डी दे रखा है संश्लेषण, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रयोग। टू कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल्स टू एनेबलिंग द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ theoretical स्टेटमेंट इन रियल सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, तो इसका ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? ठीक है, जो आप बच्चे की क्या करने हैं, आपका जब आंतरिक मनोभावों को हमने जानना है तो उसके लिए जो विधि होगी वो कौन सी प्रयोग की जाएगी, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रश्नावली विधि का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी दे रखा है साक्षात्कार विधि का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी दे रखा है समझ मिति का प्रयोग करेंगे, समाज मिति का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी दे रखा है आपका प्रत्यारोपण विधि का करेंगे। यानी कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट इनर फीलिंग्स, ये ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन करेंगे, बी ऑप्शन दे रखा है इंटरव्यू, सी ऑप्शन दे रखा है सोशियोमेट्री, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ट्रांसप्लांटेशन मेथड, तो इसका आपका जो प्रत्यारोपण विधि है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन मेथड के द्वारा ही हम क्या करते हैं, आपको बच्चे की जो आंतरिक मनोभाव है उनको जान पाते हैं। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण अभियोजना के अंतर्गत से तात्पर्य है। ए ऑप्शन दे रखा है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, ऑप्शन बी दे रखा है शिक्षक बनने की इच्छा रखना, ऑप्शन सी दे रखा है शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताओं रखना, यानी कि आपका डी ऑप्शन दे रखा है छात्रों से अच्छा मेलजोल। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, ए ऑप्शन दे रखा है डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क्स, बी ऑप्शन दे रखा है डिजायर टू बिकम ए टीचर, सी ऑप्शन दे रखा है ऑल द रिक्वेस्टिंग एबिलिटी टू प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, डी ऑप्शन दे रखा है गुड रिपोर्ट विद स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, शिक्षक के व्यवसाय के सभी वांछित योग्यताओं को क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, ऑल द रिक्वेस्टिंग एबिलिटी ऑफ फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर, तो इसका 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्वानुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? आपको बच्चे में स्वानुशासन विकसित करना है, वो आप किस प्रकार से करेंगे? हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट? ऑप्शन ए गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
टेलिंग देम रूल्स फॉर गुड कैरेक्टर, सी दे रखा है गिविंग पनिशमेंट, डी ऑप्शन दे रखा है फॉलोइंग द रूल। उनको उत्तरदायित्व देंगे, उनकी चरित्र के नियम बताकर देंगे, दंड देंगे, नियमों का पालन करा के करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन भी देंगे। जब तक उनको क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तब जाके वो आपको क्या होंगे, स्व अनुशासित होंगे कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एक शिक्षक अपनी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ऑप्शन ए दे रखा है निर्मित उद्देश्यों को रखता है, ऑप्शन बी दे रखा है मानक एवं भौतिक संसाधन करता है, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों ए एंड बी, ऑप्शन डी दे रखा है पुत्र में से कोई नहीं। ए टीचर प्लान हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। ए ऑप्शन दे रखा था ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड, बी ऑप्शन दे रखा था ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, सी ऑप्शन दे रखा बोथ है एंड बी, डी ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दी अबव। तो इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए द ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला, ऑप्शन बी द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज दोनों ही सही। यानी कि जब वो क्या करेगा, आपका निर्मित उद्देश्य जो होते हैं आपका और मानव एवं भौतिक संसाधन होते हैं, वो दोनों क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोनों यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय जो ध्यान रखेगा, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिनकी में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए दिखा विन्यास प्रेरणा, ऑप्शन बी दिखा संचलन, ऑप्शन सी दिखा हाव भाव, ऑप्शन डी दिखा वाक स्वरूप परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है सेल्फ इंडक्शन यानी कि विन्यास प्रेरणा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द एलिमेंट ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ए देखा सेट इंडक्शन, बी ऑप्शन देखा मूवमेंट, सी ऑप्शन देखा जेस्चर्स, डी ऑप्शन देखा चेंज इन वॉइस। यानी कि आपका ए ऑप्शन सेट इंडक्शन विन्यास प्रेरणा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, ऑप्शन बी देखा है निर्देशन के प्रयोजन हेतु, ऑप्शन सी दे रखा है चयन करने में प्रयोजन हेतु, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए क्या किया जाता है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्यालय में छात्रों का जो समूह होगा उसको उसके विभाजन में, निर्देशनों के प्रयोजन में और चयन करने के प्रयोजन में भी होता है। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज फॉर। ए दे रखा है ग्रुपिंग द स्टूडेंट इन स्कूल, बी ऑप्शन दे रखा है गाइडेंस पर्पज, सी ऑप्शन दे रखा है सिलेक्शन पर्पज, डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बताना है इसमें अधिगम मापन के लिए जो आपका आवश्यक विधि नहीं है वो कौन सी है। शिक्षक की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता को ज्ञात करना, सी ऑप्शन दे रखा है परीक्षाओं की विशेषता ज्ञात करना, डी ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। ठीक है, तो 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, ये आपका आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स पेडागोजी को उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी से रिलेटेड आज ये अंतिम क्वेश्चन है 30 इस पेपर में है, वो आप देख रहे हैं इसको। 30 अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन दे रखा है बुद्धिमान आवर्तन वक्र, बी ऑप्शन दे रखा है रासमान आवर्तन वक्र, या ऑप्शन सी दे रखा है समाप आवर्तन वक्र, आपका डी ऑप्शन दे रखा है एस आकार वक्र। The curve indicating complete information about learning is called curve of increasing return, curve of decreasing return, curve of equal return। ऑप्शन डी देखा है एस शेप्ड कर्व। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सारे क्या हो जाएंगे आपका, इसमें गलत डी ऑप्शन यानी कि 30 का सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पेडागोजी क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात अब हम चलते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन की ओर, जो कि 31 से स्टार्ट है। आपका पिथागर्मी किस वर्ग में आता है। ए ऑप्शन दे रखा है टिमेटोडा, बी ऑप्शन दे रखा है निमेटोडा, सी ऑप्शन दे रखा है टर्बेरिया, डी ऑप्शन दे रखा है सेस्टोडा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका पिथागर्मी है वो सिस्टोडा वर्ग के अंतर्गत आता है, और जो पिथागर्मी है वो आपका इसका संघ है पेटी हेलमिंथी। और जो इस वर्ग के जंतु होते हैं आपका सेस्टोडा वर्ग के जंतु होते हैं, उनमें उत्सर्जन और जल संतुलन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। A2 X3 की विलेयता y मोल डेसीमीटर -2 है
और इसका विलेयता गुणनफल होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 6y², बी ऑप्शन दे रखा है 64y4, सी ऑप्शन दे रखा है 36y5, डी ऑप्शन दे रखा है 108y5। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, डी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे तो 108y5 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन बना होता है। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन था सल्फर का, बी ऑप्शन दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था नाइट्रोजन का, सी ऑप्शन दे रखा है कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस था नाइट्रोजन का, डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन था कार्बनिक फॉस्फेट का। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो प्रोटीन होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था नाइट्रोजन का बना होता है। और इसमें दो और इसके पदार्थ होते हैं, वो होते हैं आपका सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये भी आपका इससे इम्पोर्टेंट था। और जो प्रोटीन का होता है एकला अणु कौन सा होता है वो भी पूछा जाता है कभी कोई क्वेश्चन में, तो उसका आंसर है आपका अल्फा एमिनो अम्ल। तो इसका इससे रिलेटेड हमने इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मियों के महीनों में झील का ऊपरी स्तर कहलाता है। ए ऑप्शन देखा है एपिलिमनियन, बी ऑप्शन देखा है मेटालिमनियन, सी ऑप्शन देखा है हाइपोलिमनियन, डी ऑप्शन देखा है थर्मोक्लाइन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गर्मियों के महीनों में जो झील का स्तर कहलाता है वो कहलाता है एपिलिमनियन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म साधारणतः बना होता है। तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रिज्म बना होता है वो किसका बना होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका केबीआर है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म बना रहता है। तो सी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकेसिया मेलेंजाइलम का पादप प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन दे रखा है क्लेडोस, बी ऑप्शन दे रखा है फिलोक्लेट्स, सी ऑप्शन दे रखा है फिलोट, डी ऑप्शन दे रखा है बल्बिज। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकेसिया मेलेंजाइलम का पादप जो प्रदर्शित करता है वो फिलोट प्रदर्शित करता है। इसका 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। स्टेरॉइड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है एमिनो अम्ल टायरोसिन को, बी ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल को, सी ऑप्शन दे रखा है डोपामाइन को, डी ऑप्शन दे रखा है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट को। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो स्टेरॉइड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है वो कोलेस्ट्रॉल को समझा जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में आप इसको टिक कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। जब ग्लिसरीन को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। तो पहले तो आपका क्या होना चाहिए, ग्लिसरीन का सूत्र CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ये आपका क्या है, ग्लिसरीन का सूत्र होता है जिसमें कि 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं। उसको यदि किसी के साथ किया जाता है आपका गर्म पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के साथ गर्म किया जाता है तो वो बनता है आपका एक्रोलीन। एक्रोलीन का सूत्र क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO। तो ये क्या होता है आपका एक्रोलीन होता है। तो जो आपका 38 का ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैप्स चक्र संपन्न होता है। ऑप्शन ए देखा केंद्रक में, ऑप्शन बी देखा हरित द्रवक में, ऑप्शन सी देखा कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी देखा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैप्स चक्र जो संपन्न होता है वो कहाँ होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है आपका, कोशिका का ऊर्जा गृह भी हम कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, वो की थी आपका कोलिकर ने की थी। और जो कैप चक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक चक्र भी कभी कभी कहा जाता है। तो आपका इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन दे रखा है कैल्सिटोनिन, डी ऑप्शन दे रखा है सभी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो प्रसव के दौरान जो आपका होता है गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ये तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन स्रावित कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम क्या बोलते हैं आपका मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। तो ये आपका रिएक्शन दे रखिए 41। C6H6 प्लस ए, आपको जो बताना है ए क्या है करके इसमें, और अभिक्रिया के ऊपर दे रखा है आपका AlCl3, और जो उत्पाद दे रखा है C6H5CO NH2 उत्पाद दे रखा है। उपयुक्त अभिक्रिया में जो ए है वो आपको बताना है क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है आपका जिसमें क्या होता है, बनता है एमीन बनना है। ठीक है, ये एमीन आपका बेंजीनामाइड है।
तो आपका इसको हम अभिक्रिया करेंगे अगर C6H6 प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, यदि कार्बामीन क्लोराइड। कार्बामीन क्लोराइड क्या है, ClCoNH2, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ClCoNH2, ठीक है, कार्बामीन क्लोराइड कहते हैं इसको, कार्बामीन क्लोराइड। तो इसका ए ऑप्शन में आ जाएगा बी। जो ए दे रखा है आपका वो आपका ClCoNH2 यहाँ पे लिखेंगे तो आपका ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो C6H5CoNH2 बेंजीनामाइड बन जाएगा। तो ये आपका 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपूर्णता सर्वोत्तम लिखी गई थी। ए ऑप्शन दे रखा है सिट्रस में, बी ऑप्शन दे रखा है मैंजीफेरा में, सी ऑप्शन दे रखा है ओपनसिया में, डी ऑप्शन दे रखा है कोकोस में। आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो बहुपूर्णता है आपका यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी, वो आपको किसमें देखी गई थी, सिट्रस के पौधे, सिट्रस जो फ्रूट होते हैं उनमें देखी गई थी, ठीक है। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपका 1791 में ल्यूएन हॉग के द्वारा की गई थी। ये आपको, ये भी आपको इंपोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। 43, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। जो मेंडल ने प्रयोग किए थे आपका, ठीक है, तो वो आपका कितने विरोधी लक्षणों के जोड़ों में आपका जो प्रयोग थे वो किए थे। तो ए ऑप्शन दे रखा है 8 में, बी ऑप्शन दे रखा है 6 में, सी ऑप्शन दे रखा है 7 में, या डी ऑप्शन दे रखा है 11 में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका मेंडल थे उन्होंने जो उसके विरोधी लक्षण लिए थे वो कितने लिए थे, 7। अब मेंडल से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने प्रयोग सर्वप्रथम कितने में किए थे, 1856 से 1863 में मटर के पौधे में क्या किए थे, आपका प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इसका 43 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट जो फैक्ट थे वो भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि r प्लस अपॉन r माइनस इक्वल टू 0.225 है तब समन्वय संख्या होगी। तो ए ऑप्शन दे रखा है 2, बी ऑप्शन दे रखा है 4, सी ऑप्शन दे रखा है 6, और डी ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका यानी कि पूछा जा रहा है समन्वय संख्या यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा। ये आपका 0.225 से 0.414 के बीच में समन्वय संख्या का जो मान होता है हमेशा कितना होता है, आपका 4 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक स्वपोषी जीवाणु है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से स्वपोषी जीवाणु कौन सा है। तो ए ऑप्शन देखा है नाइट्रोबैक्टर, बी ऑप्शन देखा है क्लॉस्ट्रीडियम, सी ऑप्शन देखा है राइजोबियम, डी ऑप्शन देखा है एजिटोबैक्टर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नाइट्रोबैक्टर होता है आपका एक स्वपोषी जीवाणु है। 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्तनधारी मानव हृदय में पेसमेकर है। अब जो पेसमेकर होता है आपका मानव हृदय में, वो आपका जब हृदय गति क्या हो जाती है उसमें कम होने लगती है तो आपका पेसमेकर डाला जाता है। तो वो किस आपका हृदय में पेसमेकर है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है सिंपैथेटिक फाइबर्स का, बी ऑप्शन दे रखा है पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का, सी ऑप्शन दे रखा है एवी नोड का, डी ऑप्शन दे रखा है आपका ऐसे नोड का। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। तो डी ऑप्शन में जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। जो आपका ऐसे नोड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइनेसियल नोड। तो इसको आप कर लेंगे क्या, साइनेसियल नोड इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस नोड को क्या बोला जाता है, नोड ऑफ कीट एंड जैक भी बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कैप्रोलैक्टम एकलग है। जो आपका कैप्रोलैक्टम होता है, ठीक है, वो एकलग यानी कि इसकी एक जो एकलग इकाई होती है वो कौन सी है इसमें पता करना है आपको। इसकी है आपका नाइलॉन 66 की है, नाइलॉन 6 की है, सी ऑप्शन दे रखा है मेलेमीन का है, या डी ऑप्शन दे रखा है टेरिलीन की है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कैप्रोलैक्टम होता है वो आपका नाइलॉन 6 का ही क्या होता है, आपका एकलग होता है। यानी कि ठीक है, एक इकाई जो यानी कि एकलग इकाई से जुड़ा रहेगा वो आपका एकलग इकाई बोली जाती है। तो जो आपका क्या होती है, नाइलॉन 6 का यानी कि जो कैप्रोलैक्टम होता है वो नाइलॉन 6 का एकलग इकाई होती है, जिसका कि सूत्र होता है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5NH, ठीक है। उसका जो पावर है टोटल वो बाहर से N आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नाइलॉन 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, एल्कोहल क्लीनर के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखा है पेनिसिलियम, बी ऑप्शन दे रखा है स्यूडोमोनास, सी ऑप्शन दे रखा है एस्परजिलस, डी ऑप्शन दे रखा है सैक्रोमाइसिस। तो ठीक है, इसका
जो आपका ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही है। जो आपका अल्कोहल के लिए सैक्रोमाइसिन जो होता है आपका, यानी कि जी प्रयोग किया था, या हम कहते हैं आपका ईस्ट भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो शर्करा को बदल देता है, आपका अल्कोहल में बदल देता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है CH3 में पॉजिटिव चार्ज, बी ऑप्शन दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस, सी ऑप्शन दे रखा है CH3 C प्लस H2, और डी ऑप्शन दे रखा है CH3 का होल थ्राइस C प्लस। यानी कि आपको दे रखा है कार्बोकैटायन यानी कार्बोनियम आयन यहाँ पे दे रखा है। तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है सबसे अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जो I प्लस होता है वो प्लस चार्ज की क्या है, स्थायित्व को हमको क्या करता है, आपका बढ़ा देता है। तो इसके लिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी में आप टिक कर लेंगे, 49 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 49 के डी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। और हमने इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी देख लिया है। कारण क्या है कि आपका 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल क्यों होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे छोटा पुष्प है। ऑप्शन ए दे रखा है वुल्फिया, ऑप्शन बी दे रखा है गुलाब, ऑप्शन सी दे रखा है कमल का, ऑप्शन डी दे रखा है रेफलिया। तो आपका इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका वुल्फिया ओराइजा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, वुल्फिया। तो इसका नाम हो गया वुल्फिया ओराइजा, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका जो फूल होता है वो होता है एरेसी। ठीक है, ये फूल कौन सा होता है आपका, इसका एरेसी। और कभी कभी इसका नाम क्या बोला जाता है, स्पाइरलेस वाटर मील भी कहते हैं इसको। वुल्फिया को क्या बोलते हैं आपका, स्पाइरलेस वाटर मील भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका 50 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंडजनन के कौन से चरण में होता है। ए ऑप्शन देखा है द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन में, बी ऑप्शन दे रखा है प्रथम सूत्रीय विभाजन में, सी ऑप्शन दे रखा है प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन में, डी ऑप्शन दे रखा है आपका विभेदन में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका निर्माण होता है प्रथम ध्रुवीय पिंड का वो होता है आपका प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन में होता है। तो 51 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक कर लेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के लिए सही संबंध है। ए ऑप्शन दे रखा है T1 V1 R-1 इक्वल टू T2 V2 R-1, बी ऑप्शन दे रखा है T1 की पावर R P1 R-1 इक्वल टू T2 की पावर R P2 R की पावर R-1, ऑप्शन सी दे रखा है P1 V1 V2 की पावर R इक्वल टू P2 V2 की पावर R, डी ऑप्शन दे रखा है P2 में से कोई भी नहीं। तो इसके लिए आपका जो ये तीनों ही स्थिरांक है। ठीक है, T1 V1 R-1, T1 PR1 का और T2 का। तो इसलिए जो तीनों ही स्थिरांक है वो क्या है आपका सभी है। तो इसलिए ये सभी आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका जो तीन है वो सभी, यानी कि P2 में से सभी, ये ऑप्शन गलत दिखाता है इसमें। ठीक है, तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 52 के हम आपका, यानी कि ये सभी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो रुद्धोष्म प्रसार के लिए हम तीनों ऑप्शनों को, अगर ऑप्शन में ये सभी होते तो सभी टिक कर दें। ठीक है, तो आयोग से कोई क्वेश्चन आपका 52 गलत आया था, तो इसलिए आपका इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती है। ए ऑप्शन दे रखा उत्पादकों की, बी ऑप्शन दे रखा अववर्गों की, सी ऑप्शन दे रखा द्वितीय उपभोक्ताओं की, या डी ऑप्शन दे रखा प्रथम उपभोक्ताओं की। और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। जो आपका खाद्य श्रृंखला में होते हैं अवघटक, उनकी क्या होती है, आपका सबसे अधिक जनसंख्या होती है। अवघटक इनको बोलते हैं जो आपका मनुष्य शरीर में जो आपका कार्बनिक पदार्थ है उनको खाते हैं, इनका अवघटन करते हैं विषाणु। ठीक है, तो वो आप उनकी संख्या क्या होती है, आपको सबसे ज्यादा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा जीवाश्म सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है पेरिपेट्स, बी ऑप्शन दे रखा है प्रोटोटेरस, ऑप्शन सी दे रखा है आर्कियोप्टेरिक्स, डी ऑप्शन दे रखा है इक्विटीना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे। आर्कियोप्टेरिक्स को क्या बोला जाता है, आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए 54 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइक्लोहेक्सेन की सबसे अधिक स्थायी बनावट है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है हाउथ रूप, बी ऑप्शन दे रखा है बोट रूप, सी ऑप्शन दे रखा है न्यूमैन रूप, डी ऑप्शन दे रखा है चेयर रूप। तो 55 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका चेयर रूप होती है वो आपका कमरे के तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
शब्द यदि स्थायी रहती है तो इसलिए आपका क्लियर रूप इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की ओर। पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल का पत्तियों तक संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन दे रखा है पैरेन्काइमा, बी ऑप्शन दे रखा है कैम्बियम, सी ऑप्शन दे रखा है फ्लोएम, डी ऑप्शन दे रखा है जाइलम। तो आपका इसका सही ऑप्शन है 56 का जाइलम। ठीक है, तो जो पौधों में जो जड़ द्वारा अवशोषित जल की पत्तियों का संवहन करते हैं उसे करते हैं आपका जाइलम के द्वारा करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। परोपकारिता व्यवहार एक अभिलक्षण स्वरूप पाया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है सामाजिक पशुओं में, बी ऑप्शन दे रखा है अकेले रहने वाले पशुओं में, सी ऑप्शन दे रखा है दोनों ए और बी में, ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 57 का जो परोपकारिता होता है व्यवहार एक अभिलक्षण यानी कि altruism is characteristic from the behavior among A option दिखा social animals, B option दिखा solitary materials, C option दिखा both A and B, D option दिखा none of the above। तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामाजिक जो पशुओं में होता है आपका वो आपका क्या होती है परोपकारिता व्यवहार पाया जाता है। ठीक है, तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित सेल का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए दे रखा है लेड स्टोरेज सेल का, बी ऑप्शन दे रखा है निकिल कैडमियम सेल का, सी ऑप्शन दे रखा है मरकरी सेल का, या डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल यानी कि H2 और O2 ईंधन सेल जो थे आपका उनका प्रयोग किसी किया गया था आपका अंतरिक्ष जो अपोलो यान था उसके प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाहनों में निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक है। ए ऑप्शन दे रखा है Hg, बी ऑप्शन दे रखा है Cd कैडमियम, सी ऑप्शन दे रखा है कॉपर Cu आपका, डी ऑप्शन दे रखा है लेड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो वाहनों से निकलने वाला विषैला धातु प्रदूषक होता है वो होता है आपका लेड। तो इसलिए आपका इससे क्या होता है फेफड़ों और मस्तिष्क का कैंसर होता है। तो इसलिए आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआं वो आपका होता है लेड। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। त्रिचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन दे रखा है हेवार्सियन नलिकाएं, बी ऑप्शन दे रखा है मेलिजियन नलिकाएं, सी ऑप्शन दे रखा है मेलपिजियन नलिकाएं, डी ऑप्शन दे रखा है आपका एलजीएन नलिकाएं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो त्रिचट्टे के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं आपका मेलपिजियन नलिकाएं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका 60 का सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन दे रखी है 40%, ऑक्सीजन दे रखी है 53.3%, वो हाइड्रोजन दे रखी है 60.66%। उस कार्बनिक यौगिक का मोलानुपाती सूत्र होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतिम में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका ग्लूकोज का सूत्र। तो ये आपका सीधे सीधे ग्लूकोज के सूत्र के रूप में आ रहा है। सी का मान आता है 1, ऑक्सीजन का मान आता है 1 और हाइड्रोजन के मान आते हैं 2। तो इसे इसका हो जाता है आपका क्या CH2OH। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया गया। ए ऑप्शन दे रखा है हेकल के द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है ओडम के द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है टेंसली के द्वारा, या डी ऑप्शन दे रखा है रामदेव मिश्रा के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेगल के द्वारा क्या किया गया था आपको सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कब किया गया था आपका 1869 ईस्वी में किया गया था। और जो इकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। पेट्रोमाइजिन का लार्वा क्या कहलाता है। ठीक है, अब ऑप्शन बताना है आपका। ए ऑप्शन देखा है ग्लोप्लियस, बी ऑप्शन देखा है टोरेनेरिया, सी ऑप्शन देखा है एमोसीट, डी ऑप्शन देखा है क्लाइनाइड। तो इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजा इज कॉल्ड। ठीक है, लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजा इज कॉल्ड। ए ऑप्शन दे रखा है नाउप्लियस, बी ऑप्शन दे रखा है टोरेनेरिया, सी ऑप्शन दे रखा है एमोनोसिविटी और डी ऑप्शन दे रखा है क्राइनोइड। तो इसका आपका एमोसीट। ठीक है, सी ऑप्शन एमोसीट। तो आपका डी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रोमाइजिन का लार्वा क्या कहलाता है आपका एमोसीट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करने पर बनने वाली गैस होती है। ठीक है, मिथाइल एमीन यानी कि CH3NH2 की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं आपका HNO2 के साथ करते हैं तो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो
होता है आपका मेथेनॉल। ठीक है, तो मिथाइल एमीन और आपका जहां पर दे रखा है N2, तो आपका एक तो मेथेनॉल होता है, एक होता है N2, तो आपका इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, आपका मिथाइल एमीन यानी कि CH3NH2 की अभिक्रिया जब हम क्या करते हैं, आपका HNO2 नाइट्रस अम्ल से करते हैं, तो बनने वाले उत्पाद क्या होते हैं, आपका मेथेनॉल और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 और CH3OH। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ए ऑप्शन दे रखा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला, बी ऑप्शन दे रखा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कटक, सी ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, और केंद्रीय खाद्य औषधि अनुसंधान संस्थान मैसूर। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपका ये कई बार पूछा गया, क्योंकि इसकी स्थापना पूछी जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी आपका, वो हुई थी सन 1950 में, और कहाँ हुई थी आपका, मैसूर। मैसूर कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66, A4FeCN का O6 का आईयूपीएसी नाम है। ए ऑप्शन देगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफिलिएट, बी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन सेकेंड, आपका सी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफिलिएट सेकेंड, डी ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल में से कोई नहीं। K4 यानी कि आपका पोटेशियम हेक्सासाइनो, आपका जो आपके क्या हो जाएंगे, 6 आपका क्या है, साइनो यानी कि हेक्सासाइनो फेरिएट हो जाएगा, फेरिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऋणात्मक, तो आपका फेरिएट हो जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिएट, इसकी ऑक्सीजन जो अवस्था आएगी 6 यानी कि -6 होते हैं आपका, K4 पर प्लस चार्ज हो जाएगा, तो 6 में से 4 करेंगे तो आपका 2, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था आ जाएगी कितनी, 2। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरिएट सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, वह प्रदूषक जिससे ताजमहल को खतरा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन, बी ऑप्शन दे रखा है सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो प्रदूषक होता है वो कार्बन डाई वो होती है आपका, एक तो जो प्रदूषक होते हैं हमारे वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, वायु प्रदूषक। तो आप लेकिन इनमें से क्या बताना आपका, जो ताजमहल को खतरा करता है, ठीक है, उसकी जो दीवार होती है वो पीली पड़ जाने क्यों होती है, आपका किसी कारण होती है, आपका सल्फर डाई ऑक्साइड से क्या है, आपका खतरा है। 67 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो आपका नमी यानी कि जो जल होती है H2O से मिलकर क्या बनाती है, आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में कितनी बार निर्मोचन होता है? ए ऑप्शन दे रखा है 2 बार, बी ऑप्शन दे रखा है 3 बार, सी ऑप्शन दे रखा है 4 बार, या डी ऑप्शन दे रखा है 5 बार। तो इसका आपका 4 बार यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम कीट के संवर्धन की क्रिया में निर्मोचन जो होता है कितनी बार होता है, आपका 4 बार होता है। नंबर 69, C5H11OH कितने प्राथमिक अल्कोहल को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा है 5, सी ऑप्शन दे रखा है 3, और डी ऑप्शन दे रखा है 6। तो इसके जो समाई बनेंगे आपका 4 समाई बनते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो C5H11OH जो प्राथमिक अल्कोहल है वो कितने समाई को प्रदर्शित करेगा, तो वो आपका 4 समाई को प्रदर्शित करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, रंध्र के खुलने तथा बंद होने में कौन सा आयनिक तत्व का महत्व है? ए ऑप्शन दे रखा है आयरन का, बी ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम का, सी ऑप्शन दे रखा है सोडियम का, और डी ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो रंध्र जो होते हैं आपका पौधों में, ठीक है, खुलने और बंद होने में आपका जो क्या होता है, आपका पोटेशियम आयनिक तत्व होता है, उसका महत्व होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ठीक है, ए ऑप्शन देखा वीर्य का संग्रह करना, बी ऑप्शन देखा स्पर्म की गतिशीलता को प्रदान करना, सी ऑप्शन देखा वीर्य का निर्माण, डी ऑप्शन देखा हार्मोन को मुक्त करना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर्य का निर्माण जो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथेनॉइक अम्ल से क्रिया करता है तब उत्पाद बनता है। ए ऑप्शन देखा कीटोन, बी ऑप्शन देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी ऑप्शन देखा एल्डिहाइड, डी ऑप्शन देखा एल्कीन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यानी कि आपका ग्रिंगार्ड रिएजेंट C2H5Br, वो आपका C2H5MgBr। ठीक है, तो जो अभिक्रिया करेगा आपका CH3COH के साथ, वो बनने वाला उत्पाद होगा आपका बेंजीन बनेगा। एक तो और क्या बनेगा आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जो आपका क्या है C2H
6, ठीक है, C2H6 बनेगा तो आपका क्या बनेगा, आपका एल्केन बनेगा। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ए ऑप्शन देखा ग्लूकोज के द्वारा, बी ऑप्शन देखा सुक्रोज के द्वारा, सी ऑप्शन देखा स्टार्च के द्वारा, डी ऑप्शन देखा है माल्टोज के रूप में। आपको किसी रूप में होता है, आपका बी सुक्रोज के रूप में जो आपका पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है वो किसी रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। बी के बाद यानी कि सुक्रोज जो होता है आपका ग्लूकोज, फिर आपका किसमें परिवर्तित होता है, मंड के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 74। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। टग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किस जीव में किया जाता है, ठीक है, किस जीव से प्राप्त किया जाता है। टग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है निम्न में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है थर्मस इक्वेस्ट्रम से, बी ऑप्शन दे रखा है ई कोलाई से, सी ऑप्शन दे रखा है गुरुमुत्ता से, यानी कि डी ऑप्शन दे रखा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्मस इक्वेस्ट्रम से आपको क्या होते हैं, आपका ये आपको प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि टग डीएनए। अब बात आई आपका टग डीएनए की। जो टग डीएनए होता है वो क्या होता है, आपका ताप स्थिर पॉलीमरेज एंजाइम होता है। इसकी जो खोज की थी वो की थी आपका थॉमस डी ब्राग ने की थी, और कितने में की थी, सन 1965 में इसको क्या किया था, आपका पृथक किया गया था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। नंबर 75, परम्यूटेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन दे रखा है NaAlSiO3 इंटू H2O, NaAlSiO4 इंटू CH2O, सी ऑप्शन दे रखा है Na2AlSiO4 इंटू ट्वाइस टाइम H2O, डी ऑप्शन दे रखा है NaAlSiO3। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, Na2AlSiO4 इंटू ट्वाइस टाइम H2O। ठीक है, अब ये बात आई है आपका परमिटी का सूत्र। ठीक है, ये आपका दो हाइड्रेटों से मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम और सोडियम के हाइड्रेट से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होते हैं, आपका सिलिकेट भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सी ऑप्शन में इसको टिक कर लेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा था कि परमिटिक का हाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका एल्यूमिनियम, सोडियम और सिलिकेट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 76। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लार्विसाइडल लार्वा को मारने वाली है। आपको लार्वा को मारने वाली जो शैवाल होती है वो कौन सी होती है, आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन देखा पॉलीसाइफोनिया, बी ऑप्शन देखा क्लेडोफोरा, सी ऑप्शन देखा यूग्लिना, डी ऑप्शन देखा ऑसिलेटोरिया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो ऑस्ट्रेलिया होती है वो आपका क्या होती है, आपका लार्वा, यानी कि शैवाल, जो लार्वा को मारने वाली क्या होती है, शैवाल, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपका टॉक्सिक होते हैं, इसलिए क्या होती है, आपका लार्वा को मारने वाली शैवाल होती है। रुधिर है ए ऑप्शन देता है एरियोलर ऊतक, बी ऑप्शन देता है संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन देता है तरल संयोजी ऊतक, डी ऑप्शन देता है रेटिकुलर संयोजी ऊतक। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो रुधिर होता है वो क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब 0.5 फैराडे विद्युत को NaCl विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होती है। ठीक है, तो अब आपको बतानी है, आपका जो मुक्त क्लोरीन की मात्रा होगी वो कितनी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है 17.75, बी ऑप्शन दे रखा है 71.0 ग्राम, सी ऑप्शन दे रखा है 142.0 ग्राम, डी ऑप्शन दे रखा है 35.5 ग्राम। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17.75 जो ग्राम होती है आपका मुक्त क्लोरीन की मात्रा होगी। तो निम्न में से क्रैंज सारणी पाई जाती है 79। तो इसका C4 पौधों में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्रैंज सारणी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, आपका C4 पौधों में, यानी कि पादपों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन से होते हैं। ए ऑप्शन देखा है डीएनए के संरचनात्मक अवयव, बी ऑप्शन देखा है डीएनए के कार्यात्मक अवयव, सी ऑप्शन देखा है दोनों ए तथा बी, डी ऑप्शन देखता है में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीन्स क्या होते हैं, आपका डीएनए के जो क्या होते हैं, कार्यात्मक अवयव होते हैं, क्योंकि बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन में आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन की ओर, जो कि कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का घटा क्रम है। ठीक है, ये आपका बेंजीन के ऊपर सारे आपका CH2 समूह, यानी कि प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस वाली बेंजीन में आपका एक CH2 समूह यहाँ पे है, एक समूह क्या है आपका मेटा पोजिशन पे जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो एक समूह ऑर्थो समूह में, एक समूह है आपका पैरा समूह जुड़ा है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो इस आयत का घटनाक्रम है वो कौन सा होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड वाले में, ठीक है, तो थर्ड में देख रहे हैं आप CH2 और Me, यानी कि ये भी क्या है आपका CH3 समूह। तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, एक तो हाइपर कंजुगेशन यानी कि सह संयोजन पाया जाएगा। तो आप क्या कर लेंगे, ये आपका थर्ड में यानी कि ये डी ऑप्शन में, थर्ड ये डी, इसके बाद जो सेकंड है आपका यानी कि इन दोनों के बीच में सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला, तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, थर्ड फिर लेकिन ये बता दिया हमने क्योंकि क्या इनमें हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए आपका ये सबसे कम स्थायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत चरों का रेखा चित्रण प्रदर्शित किया जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है दंडा आरेख से, बी ऑप्शन दे रखा है रेखा आरेख से, सी ऑप्शन दे रखा है आयत चित्र से, डी ऑप्शन दे रखा है पाई चित्र से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सतत चरों का जो रेखा चित्रण दिया जाता है आपका वो आयत चित्र से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसका 82 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा महाकल्प सरीप सर्पों का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है। तो आपका 83 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सरीप सर्पों का स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है आपका मिसोजोइक महाकल्प। जहाँ पर क्या थे आपका डायनासोर उसका महाकल्प में, तो आपका मिसोजोइक महाकल्प बोला जाता है उस महाकल्प को, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसी तरह का आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर उसकी श्यानता होती है। आपका ए ऑप्शन देखा घटती है, बी ऑप्शन देखा बढ़ती है, सी ऑप्शन देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी ऑप्शन देखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब उसका क्या होगा, आपका आणविक द्रव्यमान बढ़ता है कि द्रव का जब आणविक द्रव्यमान क्या करते हैं आपका बढ़ाते हैं, तो उसकी क्षमता भी क्या होती है आपका बढ़ती है, यानी कि ठीक है। जब जल में हम क्या मिलाते हैं आपका सुक्रोज यानी कि मिलाते हैं, तो उससे क्या होती है आपका क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसारोहण का संरचनावाद किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है डिक्सन व जॉली ने, बी ऑप्शन दे रखा है बोस ने, सी ऑप्शन दे रखा है गोडलेवस्की ने, डी ऑप्शन दे रखा है क्रिक ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिक्सन व जॉली ने क्या किया था आपका रसारोहण का संरचनावाद प्रतिपादित किया था। तो इसलिए 85 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, हैम्बर्ग शिफ्ट को जाना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन देखा है SCO3 माइनस शिफ्ट भी बोला जाता है, बी ऑप्शन देखा है क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन शिफ्ट कहा जाता है, ये आपका डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हैम्बर्ग जो शिफ्ट होता है उसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, जो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं आपका आयन, वो क्या होते हैं आपका लाल उद्दीत कणिकाओं में से विशीत होकर प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, उसको बोलते हैं आपका क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4-chloro-3,5 डाइमिथाइलोफिनोल कहलाता है। तो ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ए इसको बोलते हैं आपका पैरास्टामोल बोलते हैं, बी आपका बोलते हैं बॉर्बिटॉल बोलते हैं, सी आपका देखा है डिटॉल बोलते हैं, डी ऑप्शन देखा है क्लोरोएस्टर बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही बोला जाता है आपका। ये आपका 4-chloro-3,5 डाइमिथाइलफिनोल को क्या बोलते हैं हम आपका डिटॉल बोलते हैं, ठीक है। डिटॉल ये क्या बोला जाता है आपका प्रतिरोधी बोलते हैं। और ये आपका दूध से मिलकर बना है क्या क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनियोल का मिश्रण है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, मक्का के फ्लोर शीर्ष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 20 है। इसी पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होगी, ठीक है। 88 का ऑप्शन ए दे रखा है 20, बी ऑप्शन दे रखा है 10, सी ऑप्शन दे रखा है 40, डी ऑप्शन दे रखा है 15। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मक्का के फ्लोर में होती है वो आपका गुणसूत्र की संख्या 20 दी जाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, महिलाओं में अंडोत्सर्ग किससे नियंत्रित होता है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है LTH हार्मोन से, बी ऑप्शन दे रखा है ADH व LH हार्मोन से, सी ऑप्शन दे रखा है FSH और LH हार्मोन से, डी ऑप्शन दे रखा है LTH और TSH हार्मोन से, ठीक है। ये होता है आपका फॉलिकल यानी कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और
LH ल्यूटिनिंग हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ से स्रावित होते हैं आपका दोनों, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आपका क्वेश्चन ये है कि आपका कभी कभी ये पूछ दिया था कि ये दोनों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो इसलिए आपका ये होते हैं आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, नाभिक का समन्वयिक त्रिक है। ए ऑप्शन दे रखा है 60-14, 7-15, कॉमा दे रखा है 9F-17। बी ऑप्शन दे रखा है 60-12, 7-14, 9F-19। सी ऑप्शन दे रखा है 60-14, 7-14, 9F-17। डी ऑप्शन दे रखा है 60-14, 7-14, 9F-19। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, और 15 में से 7 घटाएंगे तो फिर भी 8 आएगा, और 17 में से 9 घटाएंगे तो फिर भी 8 आएगा। तो इसका क्या होती है, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या जो क्या होती है आपका समान होती है, उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक त्रिक। तो इसके लिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन में आप टिक करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, विशेष विलयमान ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ए ऑप्शन देगा बरगद, बी ऑप्शन देगा पत्थर चट्टा, सी ऑप्शन देगा ऑर्किड, डी ऑप्शन देगा मक्का। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, जो ऑर्किड होता है उसमें आपका विलयमान ऊतक पाया जाता है, तो इसलिए 91 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्लेटलेट्स की कमी कहलाती है, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है पॉलीसाइथीमिया, बी ऑप्शन दे रखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सी ऑप्शन दे रखा है थैलीसीमिया, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 92 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लियोपोल्ड नियम के अनुसार फॉरबिडन संक्रमण है। ए ऑप्शन दे रखा है डीपी संक्रमण, बी ऑप्शन दे रखा है एसपी संक्रमण, सी ऑप्शन दे रखा है एचडी संक्रमण, या डी ऑप्शन दे रखा है डीडी संक्रमण। तो इसका जो डीडी संक्रमण है वो आपका लियोपोल्ड नियम के अनुसार फॉरबिडन संक्रमण है, क्योंकि जो आपका डी में ही होती है, आपका डी में क्या करते हैं, आपका जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दृश्य प्रकार का अवशोषण होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरण पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो संक्रमण होता है वो आपका डीडी संक्रमण कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दे रखा है डिक्टियोसोम, बी ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम, सी ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम, डी ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपको कोशिका की आत्मघाती थैली है उसे लाइसोसोम को कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। एपोपाइल से होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है रेडियल कैनाल का एपोंजियोसील में खुलना, बी ऑप्शन दे रखा है आवर्ती कैनाल का स्पंजियोसील में खुलना, सी ऑप्शन दे रखा है रेडियल कैनाल का आवर्ती कैनाल में खुलना, या डी ऑप्शन दे रखा है आवर्ती कैनाल का रेडियल कैनाल में खुलना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एपोफाइटिस इनको बोलते हैं रेडियल कैनाल का एपोंजियोसील में खुलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96, एक मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड जल की अधिकता में अभिक्रिया करके देता है। ए ऑप्शन दे रखा है 2 मोल HNO3, बी ऑप्शन दे रखा है 2 मोल NH3, सी ऑप्शन दे रखा है 1 मोल NH3, डी ऑप्शन दे रखा है 1 मोल HNO3। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है वो जल में अधिकता करके देता है आपका 2 मोल NH3 के देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, बी ऑप्शन दे रखा है लौकों के भीतर, सी ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम्स के भीतर, डी ऑप्शन दे रखा है आपको गोल्जी कॉइल के भीतर, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऑक्सीसोम होते हैं वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर उपस्थित होते हैं, और जो इनकी संख्या होती है वो होती है आपका 10 टू द पावर कहां से 10 टू द पावर 4 से लेकर कहां तक आपको 10 टू द पावर 5 तक, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी दे रखी है 46। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम में आपको गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है आपको 47। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन से निम्न कारण से होता है। ए ऑप्शन दे रखा है CF2Cl2, बी ऑप्शन दे रखा है C7H16, सी ऑप्शन दे रखा है C7F16, डी ऑप्शन दे रखा है C6F6। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, CF2Cl2। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है वो आपका ओजोन क्षय का कारण बनती है, जिससे हमारे वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं, जिससे कि आपको क्या है त्वचा का कैंसर होता है। ये आपका इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम चलते हैं इस वीडियो की अंतिम क्वेश्चन की ओर।
स्टिरोल से वसाना होकर ठोस अल्कोहल होते हैं, फिर भी इन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये बनते हैं। ए है वसा एवं वसीय अम्ल के, बी ऑप्शन दे रखा है ट्राइग्लिसराइड से के, सी ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल के, डी ऑप्शन दे रखा है ईस्ट तथा वसीय अम्ल के। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बने होते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, तो 100 का सी ऑप्शन। तो अभी तक हमें जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो जो हम एलटी साइंस से रिलेटेड डालते हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि उत्तराखंड आईटी साइंस के पेपर की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे जो लिंक दे रखा है वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।